तो दोस्तों JPY गोल्डन स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड में परीक्षा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो मैथ्स का जो भी सीरीज दिया गया था वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ में, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं 17 फरवरी को। अब चलिए साइंस सब्जेक्ट के लिए, साइंस विषय के लिए देखते हैं जो क्वेश्चन जो है किस तरह से आ रहे हैं और किन किन प्रश्नों को आप बनाएंगे और कौन से प्रश्न जल्दी में आप बना पाएंगे, तेजी के साथ बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। आपको मैं बता दूं कि खंड अ में जो है, जैसे सेक्शन ए में रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो निर्देश को पढ़ेंगे सबसे पहले। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने? 40 ठो। 80 तक है, 40 ही बनाना है। प्रत्येक के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करें। जो सीट दिया जाएगा उसमें रंगने के लिए इस तरह से सर्किल रहेगा, पूरी रंगना है। तो 40 क्वेश्चन ही आपको बनाना है 80 में से छांट करके। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप बताइएगा कितना क्वेश्चन लड़ा यहाँ से। जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम की संख्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम की संख्या 2 है। कितने? 2। तो ऑप्शन देख लेंगे कहाँ है 2 वाला। और यहाँ अपवर्तन पूछ दे आपको, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो ये भी 2, ये भी 2 हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, शून्य में या निर्वात में? और प्रकाश की चाल होता कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और शून्य में सबसे अधिक होता है। देख लेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर है। अब अगला प्रश्न, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से, किस एपरेटस से संभव होता है? तो होता है प्रिज्म से। किससे? प्रिज्म से। ऑप्शन सी प्रिज्म। अगला प्रश्न, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। देखना है 25 cm कहाँ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म कितने सतह से? 5 सतह से। कितने? 5 सरफेस से घिरे रहते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता? हमेशा, कभी कभी बड़ा भी बनता है, लेकिन हमेशा की बात हो तो उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण से। कहाँ से? उत्तल दर्पण क्या होती है? कोई दर्पण है इस तरह से और अंदर से कलई किया हुआ है और ये प्रधान अक्ष है, ठीक है, यहाँ पे ध्रुव है, तो इस तरह से अंदर से कलई किया हुआ है, रचित है, तो ये उत्तल होता है। ठीक है, हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब उत्तल में बनता है, याद रखना है दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप समझ लेंगे, कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न, विद्युत विभव है, यह अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है। और विभव का मात्रक पूछ दे, वोल्ट होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। कौन? उत्तल दर्पण साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरणें हवा से, यानी कि हवा हो गया विरल माध्यम, क्या हो गया? विरल माध्यम, और कांच सघन माध्यम, या विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है, तब वह किरण मुड़ जाती है अविलंब की ओर या अविलंब के निकट। विरल से सघन में अविलंब की ओर, और सघन से विरल होगा तो अविलंब से दूर होगा, यहाँ अविलंब के निकट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक है टेस्ला। क्या है? टेस्ला या वेबर, देख लेंगे। अगला, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं का समतुल प्रतिरोध R बराबर होता है। ये तो होता है, अगर दो प्रतिरोध है तो 1/R1 + 1/R2। अब इसी का एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा R1 × R2। ठीक है, R1 कटेगा तो R2 बचेगा, यानी R1 + R2। ऐसा कहाँ है? बी में है, ऑप्शन बी होगा, R1 + R1 × R2। अगला प्रश्न, जूल प्रति कूलम कहा जाता है। जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र यानी आंख साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को, सिर्फ किसकी? दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी। और अगर यहाँ पर पूछ दे आपको निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो होगा निकट की वस्तु को। निकट में निकट की वस्तु, दूर में दूर की वस्तु, ऑप्शन बी यहाँ पर आ रहा है। अगला प्रश्न, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई की जाती है, आपूर्ति की जाती है, वह है 220 वोल्ट पर डायरेक्ट करेंट, 220 वोल्ट पर। ठीक है, हमारे घरों में सप्लाई की जाती है, तो ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? देखिए, लघु पतन के समय जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन ए। आपको जो सही मिले वो मिला लीजिएगा। फिलहाल मैं टाइप बता रहा हूँ, इस टाइप का आ सकता है क्वेश्चन। बिजली का सुचालक है तो यहाँ पर शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेलीय सुचालक नहीं है, यहाँ पर ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। चलिए अगला प्रश्न, क्षारीय विलयन का मान होता है 7 से अधिक। क्या होता है?
क्षारीय विलयन का पीएच जो होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, लेकिन अम्लीय आपसे पूछ ले, अम्लीय विलयन तो 7 से कम होगा। ठीक है, तो क्षारीय के लिए 7 से अधिक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन विजातीय है? इसका मतलब है 3 सजातीय होगा और एक अलग होगा। चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, सबका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये एक जाति का है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये अलग है, तो ये विजातीय होगा। सूत्र अगर पूछेगा CaOCl2। ठीक है, चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, सबका सूत्र CaCO3, ये सजातीय है। विजातीय होगा D, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी। इसका सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3, ऑप्शन ए। आपको 40 क्वेश्चन ही बनाना है, नॉलेज के लिए हम उसे ऊपर बता रहे हैं, आगे 40 ऊपर बताएंगे। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है? तो त्रिआबंध जो होता है उसको एल्काइन कहते हैं, और इसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है, CnH2n-2। तो n का मान जो है इसमें 3 रख करके हमने चेक किया है, तो C3H4 आया है, ये एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है, C3H4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, आ गया एल्केन का फॉर्मूला। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? एल्केन का। किसका? एल्केन का, और इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ऑप्शन ए। एग्जाम में रंगना है आपको OMR शीट पर। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की वैलेंसी संयोजकता होती है वो 4, कितनी होती है? 4, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका विन्यास होता है 2-4, तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए संयोजकता 4 होगी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अम्लराज में एक्वारेजिया भी कहते हैं अम्लराज को, में HCl और HNO3 का अनुपात 3:1, ऑप्शन ए देख लीजिएगा। हमारा शरीर pH मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? तो 7 से 7.8, ऑप्शन सी, 7 से 7.8। अगला प्रश्न, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन। कौन? ब्रोमीन या पारा, इनमें से अगर पारा रहेगा तो वो भी होगा, ब्रोमीन यहाँ याद रखना है, Br। और परमाणु संख्या पारा का 80 होता है, याद रखना है। आंसर तो ब्रोमीन हुआ, ऑप्शन ए। 25वां, एसिटल्डिहाइड का यूपैक नाम है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल है किसका? एसिटल्डिहाइड का यूपैक नाम, एथेनॉल। अगला सवाल 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में निम्न में कौन सी धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? एथाइन। क्या? एथाइन या एसिटिलीन। एथाइन को ही एसिटिलीन कहते हैं, जिसका सूत्र C2H2 होती है। ठीक है, C2H2, तो धातुओं के वेल्डिंग में एथाइन या एसिटिलीन रह सकता है, ऑप्शन सी। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको आएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा, 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही फायदा होगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था? डॉब रेनर ने। किसने? डॉब रेनर, ऑप्शन सी, त्रियक दिया था, याद रखना है। अगला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, कितनी है? आवर्त की संख्या 7 है, लेकिन इसी आवर्त सारणी में अगर वर्ग की संख्या पूछ ले तो कुल वर्ग हो जाएगा 18, वर्ग 18 और आवर्त 7, ऑप्शन ए। अगला सवाल, कोयला तथा पेट्रोलियम है, ये है जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन, याद रखना है, जो कि अनवीकरणीय है, जीवाश्म ईंधन जो भी है। अगला, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु, जल, मृदा, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 20। क्या होती है? 20, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, ऑप्शन ए को देख लेंगे। अगला सवाल, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल या पर्णहरित, CO2 तथा जल, सूर्य प्रकाश, ये सभी कौन? क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूर्य प्रकाश, इनमें सभी, ऑप्शन डी याद रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? निम्नलिखित में कौन एक डिकम्पोजर है? वो बैक्टीरिया या जीवाणु। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ये क्या है? अपघटक है, इसको याद रखना है दोस्तों। और साइंस का यदि और भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो है कहाँ से आप तैयारी करेंगे, वीडियो से तैयारी करने से फायदा ये है कि काम भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, वीडियो सुन भी रहे हैं, तो उसका लिंक दे देंगे, सीरियली मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, आप चेक करके बताइए। ठीक है, वैसे हम बताएंगे आपको। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मटर का इंग्लिश पी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जीव या सजीव जो वृद्धि करते हैं संख्या में, जनन द्वारा। किसके द्वारा? जनन द्वारा। अगला सवाल, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहते हैं, ऑप्शन डी, निषेचन। अगला सवाल देखिए, स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय, ऑप्शन डी। स्त्री केसर का आधारीय भाग अंडाशय कहलाता है, याद रखना है, ओवरी। अगला सवाल लास्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन ही शुरू से बनाना है, अगर बन रहा है तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे छाट के। कौन सा ब्लड या रक्त समूह
सभी समूहों से रक्त ले सकता है, ओ पॉजिटिव जो है सभी समूहों से रक्त ले सकता है, याद रखना है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का प्रथम नियम है पृथक्करण का नियम। क्या है? पृथक्करण का नियम। और यहाँ पर द्विगुण संकरण में लक्षण प्रारूपीय अनुपात पूछा जाए आपको, 9:3:3:1 द्विगुण संकरण में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। चलिए अगला क्वेश्चन सब देख रहे हैं नॉलेज के लिए। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? तो वो है 20 सप्ताह। कितने हैं? 20 सप्ताह मतलब 140 दिन, और ये लगभग होता है 5 महीने के भीतर। 5 महीने के भीतर ये सही है, ठीक है। 140 दिन 20 सप्ताह। अबॉर्शन जो होता है, जो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि प्राइवेट में कहीं कहीं हो जाता है। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन, कौन सा केमिकल एक्टिव होता है? तो वो होता है, हार्मोन एक प्रकार का केमिकल ही होता है शरीर में, वो एड्रीनलिन। ऑप्शन बी याद रखना है। अगला प्रश्न, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ऑप्शन बी याद रखना है। अगला सवाल, पादप हार्मोन का उदाहरण है वो ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन लार में पाया जाता है, याद रखना ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है? तो लंबा जो है ये प्रभावी गुण है, टॉल, इसको याद रखना है। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u, ये सही होगा 1/f। 1/v - 1/u 1/f माइनस वाला लेंस सूत्र होगा। लेकिन यहाँ पर दर्पण सूत्र पूछ ले आपको, तो ये होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। प्लस वाला दर्पण सूत्र, यहाँ जो माइनस है ये 1/v - 1/u, 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये लेंस सूत्र याद रखना है। द्विअवतल लेंस को दोनों प्रकार का लेंस कहा जाता है, उत्तल अवतल दोनों, याद रखना है ऑप्शन सी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है डायोप्टर वो प्लस होती है, लेकिन अवतल लेंस की जो क्षमता है वो माइनस होती है। क्या होती है? माइनस। उत्तल वाला में प्लस, ऑप्शन ए याद रखना है। वही प्रकाश के पतन की कितने नियम आप ही बता दीजिए, उससे पहले बताए थे 2, ऑप्शन सी। अगला सवाल, कौन रंग खतरे के सिग्नल में यूज होता है, उपयोग होता है? लाल, रेड कलर का यूज होता है खतरे के सिग्नल में। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव वायर विद्युतमय तार समानता होता है, वो होता है लाल। क्या होता है? लाल। विद्युतनम तार लाल होता है, याद रखना है। लेकिन पूछ ले उदासीन तार होता है तो काले होगा, भूतार होता है तो हरा होगा, ठीक है। भूतार हरा अर्थिंग वाला, न्यूट्रल जो होता है उदासीन काले, लेकिन विद्युतनम लाल होता है, ऑप्शन बी याद रखना है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, याद रखना है। लेकिन पूछ दे विद्युत जनित परिवर्तित करता है, तो जनित जब होगा यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। जनित जब होगा तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा, याद रखना है। जब जनित होगा यानी जनरेटर होगा तो, लेकिन जब विद्युत मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी चालक का प्रतिरोध आर डिपेंड करता है चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इनमें सभी, है ना। प्रतिरोध के लिए लंबाई, प्रकृति, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, सभी होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 10^25 ये होगा, 18 वाला सही होगा। अगला सवाल, कौन नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करने में प्रयुक्त होती है? कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? वो कैडमियम का क्षार, कैडमियम का क्षार, ऑप्शन सी याद रखना है। अगला सवाल, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को, ऑप्शन बी याद रखना है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला सवाल, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए एक बड़ा अणु है, ये टूटा है, अपघटन मैंने एक तरह से टूटना कह सकते हैं, टूटने की अभिक्रिया, ये टूट करके बनाया है अलग अलग 2KCl + 3O2, है ना। ये क्या अपघटन अभिक्रिया है, और इसको याद रखना है। लेकिन ऐसा रिएक्शन आ जाए H2 + I2 और ये जुड़ गया तो ये संयोजन हो जाएगा, ठीक है। ये संयोजन हो जाएगा, संयोजन का उल्टा वियोजन, टूटना, अपघटन में टूटना, ये टूट गया, अलग अलग अपघटन है, ऑप्शन ए। अगला सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र है CHCl3। क्या है? CHCl3, ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पर आपको पूछ दे बेंजीन का सूत्र, तो वो होगा बेंजीन का सूत्र C6H6। अगर बेंजीन का फॉर्मूला आपको पूछ दे C6H6 होगा, ठीक है। चीनी का पूछ दे क्या होगा? C12H22O11, चीनी के लिए ये होगा, ये भी फॉर्मूला भी देख लीजिएगा। तो क्लोरोफॉर्म का CHCl3, ऑप्शन सी होगा। नॉलेज के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो 40 तक आप उधर समझ गए। निम्नलिखित में कौन लवण है? साल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है ये लवण है, इसको याद रखना, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इसलिए लोहे की परमाणु संख्या 26, लोहे Fe की परमाणु संख्या 26, लेकिन पूछ दे सोडियम की परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, जिंक का 30, ये परमाणु संख्या देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ रहा है। तो लोहे के लिए 26 होगा, याद रखना है। अगला सवाल, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? सोडियम को, सोडियम Na को चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन ए।
हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? लोहा का। किसका? लोहा यानी Fe का अयस्क है। लेकिन पूछ दे बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का और हेमाटाइट लोहा का, ऑप्शन डी। अगला सवाल, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ऑप्शन ये याद रखना है, देख लेंगे। अगला सवाल, सरलतम हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। इसका सूत्र पूछेगा, इसका होता है कितना? C4H10। ब्यूटेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन डी। अगला सवाल, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। अगला सवाल, रबड़ एक बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। रबड़ एक बहुलक है आइसोप्रीन का, याद रखना है। कार्बन के अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सभी। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सभी, ऑप्शन डी होगा सही। अगला सवाल, मनुष्य में अनुसूत्रों की संख्या, मनुष्य में गुणसूत्रों, आपसे पूछ ले, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। जोड़े में 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े माने 46, याद रखना है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। कौन है? वृक्क, याद रखना है। मनुष्य में पूछ ले, जीव जंतु में यहाँ पर अगर पूछ ले उत्सर्जी अंग है वृक्क, याद रखना है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, वृक्क नलिका, इसको याद रखना है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, याद रखना है। उच्च रक्तचाप कहलाता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन, ऑप्शन ए। अगला सवाल, एंड्रोजन है नर लिंग हार्मोन। क्या है? एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन, इसको याद रखना है। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न था, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, या तो पिनियल ग्रंथि होती है, अगर पिनियल नहीं दिया तो पिट्यूटरी में मारेंगे, जिसे मास्टर ग्लैंड भी करते हैं, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी या पिनियल होगा, लेकिन थायराइड जो है ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो अभी आप आंसर डी देखना है, पिट्यूटरी। और अगला, पुरुष का मैथुन अंग है, पुरुष का मैथुन अंग है सीसन। क्या है? सीसन, इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, लेकिन आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मैंगोफिरा इंडिका। क्या होगा? मैंगोफिरा इंडिका। मनुष्य के लिए होमोसेपियंस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बीज पत्र का कार्य क्या है? उसका है फूड स्टोर करना, है ना। बीज पत्र जो है किसमें होते हैं? पौधे के लिए होते हैं, खाद संग्रह करना, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे फूड स्टोरेज। तो बीज पत्र का कार्य है खाद संग्रह, ऑप्शन बी याद रखना है। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब है सेक्शन बी, यानी कि भौतिक शास्त्र या लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर देखिए निर्देश, प्रश्न 1 से 8 तक लघुत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। कितने? 4। जानकारी के लिए हम अधिक भी बताएंगे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, तो 8 अंक के लिए 4 प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न रह सकता है कि उत्तर लेंस से आभासी प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दिखाएं। तो सबसे पहले इस तरह से जो है, देखिए उत्तर लेंस है ये, और यहाँ पर ये प्रधान अक्ष है, और ये क्या है? प्रधान अक्ष है, और यहाँ पर फोकस है। तो हमने माना क्या कि ये वस्तु जो है लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर है और फोकस के बीच में है, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई लेंस पर, और यहाँ से टकराने के बाद ये फोकस जो है लेंस का जो फोकस है अगला, इसे होकर पास करी। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, ऐसे फोकस से होकर गुजरा। अब इसमें प्रतीत होगा, क्योंकि उत्तर लेंस है, एग्जैक्ट नहीं होगा, तो पीछे इसको जब बढ़ाते हैं तो लग रहा है कि इधर से आने वाली थी। ठीक है, अब इधर से भी इसको हम बढ़ाएं तो लग रहा है इधर से आने वाली थी, तो इसका प्रतिबिंब उधर ही बना जिस और वस्तु है, वस्तु से बड़ा। वस्तु अगर छोटा है ए बी, तो यहाँ पर जो है किरण आरेख के दौरान यहाँ पर पता चला कि ये जो है ए डैश बी डैश, ये वस्तु का प्रतिबिंब है बड़ा साइज में। ठीक है, तो ये जो है ये इस तरह से ये उत्तर लेंस है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र है, ये प्रधान अक्ष है। वस्तु को हमने प्रकाश केंद्र और ऐप के बीच रखा, तो ऐसा देखा, पीछे इसका यहाँ इधर जो है बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो इसको समझ लेंगे कि आप देख लीजिएगा चित्र में, ओ क्या है? प्रकाश केंद्र है, ये भी कोई वस्तु है, यानी इसको बिंब भी कहते हैं, तथा ए डैश बी डैश वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। प्रतिबिंब क्या होता है? वो सीधा होता है और वस्तु से आकार में बड़ा होता है। यहाँ पर कभी कभी छोटा भी होता है, हमेशा छोटा होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा भी होता है, इसको याद रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न ऐसा रह सकता है, उस दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। आवर्धित ना बड़ा, तो वह अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जो बाहर से रचित किया हुआ हो, और यहाँ से ये प्रधान अक्ष मैंने खींचा, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, ये वक्रता त्रिज्या आर है। ठीक है, ये बाहर से कलई है, ये क्या है? अवतल दर्पण है। तो सीधा आवर्धित प्रतिबिंब अवतल में बनता है, याद रखना है। 2 अंक वाला देख रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन रह सकता है कि सौर ऊर्जा का महत्व लिखें, तो आंसर लिखेंगे सौर का अर्थ है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, यानी जो ऊर्जा हमें सीधे सूर्य से मिलती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। महत्व क्या है इसका? यह पर्यावरण का सबसे अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। ऐसा आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, समझ लेना जरूरी है। यह पर्यावरण का सबसे अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र CO होता है, जिसे प्रदूषकों से मुक्त है ना, इस तरह का प्रदूषण इसमें नहीं रहता है।
अगला प्रश्न, ओम का नियम आपको याद होगा तो ठीक, नहीं तो देखिए ओम का नियम क्या है। आंसर आप लिखिएगा आंसर शीट पे। ओम एक वैज्ञानिक थे। इसके अनुसार यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित धारा करेंट उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। इसको याद रख लीजिएगा, समझ लेना। यानी आई समानुपाती भी, है ना, करंट समानुपाती विभवांतर, और समानुपाती को हटाएंगे तो आगे में कुछ आएगा नियतांक, जैसे कि 1/r गुना भी, ये समानुपाती के बदले। तो यहाँ से इसको भी को 1 से गुना v/r, यहाँ से समझ सकते हैं कि आई बराबर v/r। ये किसका नियम है? ओम का नियम है, जहाँ r एक नियतांक है या कांस्टेंट है और v क्या है? विभवांतर है। ओम का नियम समझ लेना है, ध्यान से देख लेना है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों बढ़ जाती है? आंसर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, एक पदार्थ है जिससे हाई टेम्परेचर पर लाइट रोशनी निकलता है। यदि इस स्थिति में फिलामेंट हवा या एयर के कॉन्टैक्ट में, संपर्क में आ जाए तो वह एयर के ऑक्सीजन से भंगुर हो जाएगा या टूट जाएगा, ठीक है, जो बल्ब में फिलामेंट है। अतः विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है ताकि वो टूटे नहीं। अगला प्रश्न आंसर के साथ, ग्रीन हाउस गैस क्या है? आंसर, ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन निकलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। सूत्र देख लीजिए, वाष्प O3 आदि होती हैं, ओजोन आदि होती हैं, देख लेना है। अगला क्वेश्चन अगर आएगा इस टाइप का, बोल्ट क्या है? बोल्ट की परिभाषा दें। एकांक धनावेश को, पॉजिटिव चार्ज को, यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा, ठीक है। विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव या विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब इसका दीर्घोत्तरीय में 2 प्रश्न है जिनमें से एक आपको बनाने हैं, ध्यान से आप देख सकते हैं। दीर्घोत्तरीय मैं आपके लिए आंसर लेकर आने वाला हूँ। क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय में, प्रश्न 9 से 10 दीर्घोत्तरीय है, इनमें से किसी एक का उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। इंद्रधनुष क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? सचित्र समझाएं। तो इसका आंसर चलिए जान लेते हैं एक ठो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिजिक्स का जो दीर्घोत्तरीय है, इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, सचित्र समझाएं, यानी चित्र बनाना होगा। तो आंसर लिखेंगे कि वर्षा के समय हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार, यानी कि वृत्त का आधा, इस टाइप का चित्र, रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, है ना, मेघ में। और इंद्रधनुष की रचना तभी होता है जब वर्षा के समय बादल सूर्य के सामने होते हैं, बादल सूर्य के सामने होते हैं। तो कुछ इस तरह का जो है चित्र दिखाई देता है आकाश में, जिसमें जो है 7 कलर हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, जिसको विबजियोर कहते हैं। विबजियोर, VIB, विबजियोर GYOR क्या होता है? विबजियोर कहते हैं, यानी बैनी पिनाला कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, ये 7 कलर दिखाई देते हैं उसमें, इंद्रधनुष में। कितने? 7 कलर्स। कितने? 7 कलर्स। अब चलिए पहुंचते हैं केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में। रसायन शास्त्र से क्वेश्चन है वही प्रकार है, 4 ही प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। नॉलेज के लिए हम ज़्यादा भी बता सकते हैं। जैसे ओजोन स्तर का महत्व क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल का। ओजोन स्तर, आंसर, ओजोन यानी कि O3 सूत्र होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं ओजोन। ओजोन स्तर जो कि धरती से, धरातल से 15 से 50 किलोमीटर ऊपर, है ना, अंतरिक्ष स्थित सूर्य की पराबैंगनिक विकिरण जो हानिकारक होती है उसको अवशोषित करती है। कौन? ओजोन परत। या पृथ्वी के जीवधारियों की रक्षा करती है। कौन? ओजोन। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे लिटमस विलियन के बारे में आप क्या जानते हैं? मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया कि लिटमस विलियन के बारे में आप क्या जानते हैं। आंसर, लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है। आंसर आप समझ लीजिएगा वीडियो में 2 बार देख करके, लिखने का टाइम नहीं रहता है। यह थैलोफाइटा समूह के लिचेन, किस लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। कौन? लिटमस। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। किसको? लिटमस को। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के 2 उपयोग लिखें। आंसर, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसका सूत्र NaHCO3 होता है। इसके 2 उपयोग में पहला है पेट की अम्लीयता कम करने में, पेट की एसिडिटी कम करने में। दूसरा, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में। और तीसरा प्रश्न इस तरह से लिए हैं केमिस्ट्री में, जैसे समीकरण दे दिया HNO3 + COH का होल 2 जो बनाता है CaNO3 का होल 2 H2O। इसको बैलेंस करना है, तो इसमें चेक कीजिए। इधर देखिए, इधर कैल्शियम 1 है, और ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो टोटल को 3 × 6 और 6 × 7 ऑक्सीजन है। और इधर देखिए 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, और 2 3 5 ऑक्सीजन है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए इधर हो रहा है 3 × 6 = 7 विषम हो रहा है, लेकिन हमको सम चाहिए। तो अगर हम H2O में 2 से गुना कर देते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 3 × 6 = 8। अब उधर देखिए, और यहाँ तो OH का होल 2 मतलब हुआ कि 2 ही ऑक्सीजन है, और यहाँ अगर 2 से गुना कर देते हैं तो देखिए 3 × 6 = 8।
इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 8 हो गया, और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2 3 दूना 6 8 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कैल्शियम देखिए एक ठीक है। एच देखिए 2H 2 2 4H और 2 दूना 4H, इस 2 से गुना हो गया, एच भी बैलेंस हो गया। एन और एन देखिए 2 को एन से गुना हो गया 2N, और इसमें 2 से गुना है, इसका मतलब एन हो जाएगा 2, ठीक है। बाकी जो है सारा कुछ बैलेंस है, तो ये संतुलित हो गया दोनों साइड से। दूसरा समीकरण उसी प्रकार है, समझ लीजिएगा, हमने संतुलित करके बता दिया है, समझ लीजिएगा। अगला सवाल, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आंसर, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, एसिड। अम्ल धातुओं से रिएक्शन करके हानिकारक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, H2 गैस। हानि से बचने हेतु पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। समझ गए दोस्तों। अगला प्रश्न अगर रहे कि समावयवता क्या है? आंसर, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ऐसी घटना समावयवता आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। आंसर को समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, साबुन क्या है अगर पूछ दे 2 मार्क में? साबुन उच्च अनुभार वाले सोडियम लवण है। क्या है? सोडियम लवण है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल, वसा एवं कास्टिक सोडा के विलयन को गर्म करके साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में ग्लिसरॉल मुक्त होता है। आंसर आपको मैं बता रहा हूं। अब चलिए इसका दीर्घोत्तरीय देखते हैं। केमिस्ट्री का दीर्घोत्तरीय ऐसा है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए आपको, जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए? आंसर, जल ही जीवन है, जल है तो हम है। जल संरक्षण का अर्थ पानी बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से है, अतः पानी की कमी को पूरा करने हेतु जल संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए भूमिगत बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए, छोटे और बड़े पोखर या तालाबों का निर्माण किया जाना चाहिए। दीर्घोत्तरीय है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। जल प्रबंधन के अंतर्गत जल को भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है। इस प्रबंधन में जल को मानव मांग हेतु बनाई गई नीतियाँ शामिल की जाती हैं। इस प्रबंधन में मानव की जो मांग है उसके लिए बनाई गई नीतियाँ शामिल की जाती हैं। चलिए आप देखते हैं बायोलॉजी। क्या देखेंगे? बायोलॉजी, जीव विज्ञान का देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको आ गया, हो सकता है आपको याद होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? समीकरण दें। पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण। चलिए फ्रेंड, रासायनिक समीकरण देखते हैं। इसके लिए रासायनिक समीकरण है 6CO2 + 12H2O, और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह बनाता है ग्लूकोज, जिसका सूत्र है C6H12O6 + 6H2O + 6O2, यानी कि CO2 का 6 अणु और इधर जल का 12 अणु, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाया C6H12O6 और 6H2O + 6O2 बनाया। ठीक है, यह समीकरण ध्यान से एक बार रफ कर लीजिएगा। अगला सवाल हो सकता है इस टाइप का पूछ लिया आपसे, श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखें। तो आंसर हम बता रहे हैं इसी पर। श्वसन वह विधि है जिसमें ऑक्सीजन लिया जाता है O2 तथा CO2 छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि दहन O2 की उपस्थिति में होता है। O2 है तभी जलेगा कोई पदार्थ। आंसर याद रखना है। 2 क्वेश्चन हुए। अगला देखिए, उत्सर्जन क्या है? इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखें। सजीवों के शरीर से, जैसे हम मनुष्य सजीव हैं, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। बहुत ही सटीक परिभाषा। जैसे CO2 गैस का निष्कासन, पसीना जो निकलता है, मलमूत्र, पेशाब, टॉयलेट जो करते हैं, उत्सर्जित पदार्थ। 2 प्रमुख अंग हैं, मलमूत्र द्वार या श्वसन अंग, ये उत्सर्जन अंग है, याद रखना है। विदिक भी। अगला क्वेश्चन, इसमें 4 हम आपको बता रहे हैं। पादप हार्मोन क्या है? वैसे रसायन है, केमिकल है, जिनकी अल्प मात्रा ही पादप या शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करें, है ना। वैसे रसायन जिनकी अल्प मात्रा ही पादप, पौधे या शारीरिक वृद्धि या मनुष्य में एवं विकास को प्रभावित करें, पादप हार्मोन या हार्मोन कहलाते हैं। 2 पादप हार्मोन हैं, ऑक्सिन या इथिलीन। ऑक्सिन या इथिलीन, इसको याद रखना है। बाकी है धमनी और शिरा में अंतर देख लीजिएगा। पोषण क्या है देख लीजिएगा, आंसर आप इस टाइप का। चलिए अब बायोलॉजी से आखिरी प्रश्न और साइंस का आखिरी दीर्घोत्तरीय बायो से देखिए, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की व्याख्या करें। या कोई चित्र पूछ सकता है आपको, मानव हृदय का, मानव पाचन तंत्र का, जैसे मानव हृदय का पूछ दिया, ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। अब डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत क्या है देखिए। आंसर, चार्ल्स डार्विन का मत था, मानना था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत मॉडर्न बायोलॉजी की नींव बना। डार्विन को इसलिए मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक या साइंटिस्ट माना जाता है। उन्होंने विभिन्न देशों एवं द्वीपों के जीव जंतुओं का अध्ययन किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक किताब में, पुस्तक में प्रकाशित किया। डार्विन के सिद्धांत को डार्विनिज्म या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बता दिए गए हैं। अब देखते हैं कि आप कितना समझते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करें। जितने टाइप का मैंने बताया ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा।